यूट्यूब चैनल एक्वा क्लासेस बाय एमके। देखिए, हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आज हम पढ़ेंगे विद्युत अपघटनीय सेल। ठीक है, विद्युत अपघटनीय सेल क्या होता है? देखिए, कृत्रिम सेल है, मानव द्वारा निर्मित होता है, हम बनाते हैं, यानी इसे हम जब भी काम में लेना हो तब बना सकते हैं। ये ऑलरेडी बने हुए नहीं मिलते हैं। अब इसमें क्या चीज होता है कि इसमें पात्र लेते हैं बेटा। पात्र किसी भी धातु का बना हो सकता है या प्लास्टिक का बना हो सकता है, कांच का बना हो सकता है। ठीक है, सामान्यतः हम कांच का बना हुआ पात्र लेते हैं। कांच के बने हुए पात्र में हम 2 इलेक्ट्रोड लगाते हैं बेटा। क्या लगाते हैं? 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। इलेक्ट्रोड धातु का बना होता है, ये तो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोड किसका बना होता है, धातु का बना होता है। ये इलेक्ट्रोड हम लगा देते हैं इसके अंदर। ठीक है, अब इसमें से जो एक इलेक्ट्रोड है वो काम करता है एनोड का। किसका काम करता है? एनोड का काम करता है बेटा, और एक करता है कैथोड का। 2 इलेक्ट्रोड हो गए, एक एनोड है तो दूसरा हो गया कैथोड। यहां पर बात करें, कैथोड जो होता है वो नेगेटिव होता है, एनोड जो होता है पॉजिटिव होता है। मानव द्वारा निर्मित सेलों में ऐसे ही होता है, बट जो फैक्ट्री से बन के आते हैं, जिसको प्राथमिक सेल या द्वितीयक सेल कहते हैं बेटा, जो बैटरी में लगते हैं या किसी घड़ी में लगते हैं, वो सेल सारे के सारे उल्टे होते हैं। यानी एनोड जो होता है वो नेगेटिव, कैथोड जो होता है पॉजिटिव होते हैं। पर मानव द्वारा निर्मित सेल, विद्युत अपघटनीय सेल कैसा सेल है? एक कैथोड नेगेटिव और एनोड पॉजिटिव वाला होता है। तो इस सेल में क्या है, ये इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोडों को जोड़ा जाता है फिर सेल से। किससे जोड़ा जाता है? सेल बोले तो बैटरी से जोड़ा जाता है। बैटरी जैसे कि नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये बैटरी 2 वायर से इसे जोड़ दिया गया है। जोड़ने के बाद में देखिए जो क्रिया होती है वो क्रिया होती है इस विद्युत अपघट्य के अंदर, यानी सेल में। आपको पता है, मैंने फर्स्ट लेक्चर में तुम्हें बताया है कि जो क्रियाएं हम पढ़ेंगे वो सारी की सारी विद्युत अपघट्य की पढ़ेंगे। तो इसके अंदर क्या है बेटा? विद्युत अपघट्य है। ये विद्युत अपघट्य किसका है? यहां जो विद्युत अपघट्य लेते हैं ना बेटा, वो लेते हैं NaCl का, ब्राइन सॉल्यूशन या जलीय विलयन बोल सकते हो आप। कैसा विलयन लेते हैं? उसका जलीय विलयन लेते हैं। बोले तो NaCl में जल है या जल में NaCl घुला हुआ है। अब देखिए, यहां पर आप लगा रहे हो विद्युत, यानी बैटरी है तो विद्युत लगा रहे हो। कौन सी ऊर्जा है? विद्युत ऊर्जा है। और यहां विद्युत अपघट्य जो है ना, वो किस रूप में रहता है बेटा? रासायनिक ऊर्जा के रूप में रहता है। किसके रूप में? रासायनिक ऊर्जा के रूप में। यानी ये विद्युत अपघट्य में क्या होगा? क्या होगा? देखिए, विद्युत अपघट्य में होने वाली क्रिया बोले तो विलयन में क्या होगा? सबसे पहले बात करें तो विलयन में NaCl टूटेगा बेटा। टूट कर क्या देगा? NaCl टूट कर Na+ और Cl- देगा। ये जो आयन बनाएगा, अब ये आयन गति करेंगे विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर। कैसे गति करेंगे? देखो, सबसे पहले बताऊं मैं कि एनोड पर क्या होता है। वो पूछा जाए कि एनोड पर क्या होता है, तो एनोड पर ऐसा होता है। एनोड जो है पॉजिटिव है, उस पर पॉजिटिव, खुद पर पॉजिटिव है, तो उसकी तरफ कौन आएगा बेटा? नेगेटिव आएगा। नेगेटिव बोले तो Cl- आएगा। Cl- उसके पास आएगा। Cl- मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेस है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। वो क्या करेंगे? ये अपना इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे और त्याग कर Cl इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास, वो त्याग देगा और Cl2 गैस बना लेगा। क्या बना लेगा? Cl2 गैस। इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, दैट मींस अपना क्या कर लेता है? ये ऑक्सीकरण कर लेता है बेटा। ऑक्सीकरण कर लेता है बेटा। एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन। याद रखना, एनोड पर हो गया ऑक्सीकरण। किसका ऑक्सीकरण हो गया? क्लोरीन का ऑक्सीकरण हो गया। दूसरा, आपको पूछा जाता है कैथोड पर क्या होगा, तो आप बताओ, क्या बताओगे? कैथोड खुद माइनस है तो कौन आएगा? प्लस वाला। आप सोच रहे ऐसा ही होंगे, पर ऐसा नहीं होता बेटा। यहां प्लस ये नहीं आता है। जलीय विलयन जब भी लेते हैं ना बेटा, तो जलीय विलयन में जल भी टूटता है और टूट कर देता है H+ और OH-। अब ऐसा कैसे? ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है। ये प्लस आएगा, ये प्लस आएगा बेटा। प्लस ये आएगा क्योंकि इसका आकार होता है छोटा। छोटे आकार वाले आयन किसी भी विलयन में अधिक गति करते हैं, तो पहले कौन आ पाएगा कैथोड के पास? कैथोड के पास H+ आयन ही आते हैं, अगर आपने NaCl जलीय लिया है तो। इस बात का ध्यान रखना है आपको। तो यहां कौन आएगा? H+ आयन। H+ मतलब कमी है इलेक्ट्रॉन की, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा जो उसने Cl ने त्यागा था।
इलेक्ट्रॉन लेता है तो इसको अपचयन कहते हैं, बोले तो रिडक्शन। ध्यान रखिएगा, ये हुआ रिडक्शन, हुआ ना। तो कैथोड पर जो हम सेल बनाते हैं उसमें कैथोड पर रिडक्शन होता है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, ये हमेशा फिक्स है, ऐसा ही होता है। ठीक है, ओके। हम बात करते हैं कि होकर क्या बनेगा। तो देखिए क्लोरीन H+ का क्या होगा, रिडक्शन होगा, तो हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। और यहां इलेक्ट्रॉन जो था इसने दिया था, उसने ले लिया है। एक इलेक्ट्रॉन लेता है, एक देता है। लेने वाला तो रिडक्शन करता है, देने वाला ऑक्सीकरण करता है। ऑक्सीकरण अपचयन दोनों इसी एक सेल में हो रहे हैं, बोले तो इस सेल के अंदर कौन सी क्रिया हो रही है, रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है। आपको एक चीज और बता दूं कि सभी सेलों में होती है रेडॉक्स रिएक्शन, ऐसा कोई सेल नहीं है जहां रेडॉक्स नहीं होती है। पर रेडॉक्स दो प्रकार की बेटा, एक रेडॉक्स तो होती है जो अपने आप हो जाए, एक रेडॉक्स होती है जो अपने आप नहीं होता, किसी को स्टार्ट करना पड़ता है, करवाना पड़ता है। अपने आप हो जाए मतलब स्वतः हो गई, यह अपने आप हो रही है, या कोई करवा रहा है, करवा रहा है। आपने शुरू में बैटरी लगाई थी बेटा, क्या लगाई थी, बैटरी। अगर बैटरी नहीं लगाते ना तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन होता, ना ही हाइड्रोजन का अपचयन होता, रिडॉक्स नहीं होता। तो कैसा रिडॉक्स होता है विद्युत अपघटनीय सेल में, तो ये बात आपको याद रखनी है, अस्वतः रिडॉक्स होता है। अस्वतः रिडॉक्स तो होता है, पर अस्वतः रिडॉक्स होता है, अपने आप नहीं होता, यहां बैटरी द्वारा करवाया जाता है। बैटरी ने सब केमिकल्स को बदल दिया, नए केमिकल बना दिए। केमिकल को कहते हैं रासायनिक ऊर्जा। क्या कहते हैं, रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि विद्युत दी और रसायन बन गए, बोले तो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति, युक्ति तो है अपने आप में, बदलने वाली युक्ति यंत्र जो बनाया हमने, ये युक्ति क्या कहलाती है, विद्युत अपघटनीय सेल कहलाती है। समझ पा रहे हो आप, ठीक है। तो ये युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। और देखा आपने, दो इलेक्ट्रोड हमने लिए, उन इलेक्ट्रोडों पर कैथोड के ऊपर तो H+ हाइड्रोजन गैस इकट्ठी होती है, हाइड्रोजन गैस का अवक्षेप बनता है, बोले चिपकता है आके पदार्थ कोई, वो हाइड्रोजन गैस है। और दूसरा जो है वो है यहां पर एनोड पर क्लोरीन गैस। कौन सी गैस बेटा, क्लोरीन गैस। ठीक है, तो यहां क्लोरीन गैस किस इलेक्ट्रोड पर, एनोड पर आके इकट्ठी होती है। तो इसे कहेंगे, जो इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ कहेंगे। पदार्थ यहां पर गैस के रूप में है, कोई सा भी हो सकता है क्योंकि गैस भी अपने आप में पदार्थ है। आगे हम बात करते हैं, ये तो हुआ सेल। अब इस सेल में क्या काम में लिया, विद्युत अपघट्य लिया है। तो इस विद्युत अपघट्य के लिए कुछ नियम दिए जाते बेटा, हम पढ़ेंगे विद्युत अपघट्य के नियम। किसने दिए थे बेटा, माइकल फेराडे ने दिए थे। दो नियम दिए थे, हम पढ़ेंगे फेराडे के दो नियम कौन कौन से थे और उन्होंने क्या क्या बताया। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, विद्युत अपघट्य के नियम, विद्युत अपघट्य के नियम पढ़ेंगे बेटा। पहला नियम जिसको कहते हैं फेराडे का प्रथम नियम, माइकल फेराडे का प्रथम नियम। दोनों ही नियम बहुत अच्छे हैं। एक नियम हमेशा एग्जाम में आपको पूछा जाएगा और इससे न्यूमेरिकल भी आता है। इससे जो जनरेट फॉर्मूला आएगा, यहाँ पर डेरिवेटिव फॉर्मूला निकल के आएगा, वो आपको याद रखना है, जिससे आपको न्यूमेरिकल सोल्व भी करने हैं। फेराडे का प्रथम नियम क्या कहता है, किस पर आधारित है। एक बात तो ये जो हमने बनाया था अभी, विद्युत अपघटनीय सेल जो बनाया था बेटा, इसी पर आधारित है। आपने देखा था इलेक्ट्रोड पर एक पदार्थ इकट्ठा हुआ था, इलेक्ट्रोड दोनों लिए थे, दोनों पर कोई ना कोई पदार्थ इकट्ठा हुआ था। जो एकत्रित पदार्थ की मात्रा है उसको हम एम से डिनोट करते हैं। मास ऑफ, यहां पर कोई मैटर हो सकता है, मास ऑफ कोई भी कंटेन हो सकता है जो यहां पर एकत्रित हुआ है, वो पदार्थ की मात्रा होगी, इसको एम से डिनोट करते हैं। फेराडे का प्रथम नियम क्या कहता है कि किसी विद्युत अपघटनीय सेल में इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा कितनी होगी, इसका पता कैसे लगाए, कैसे तोला जाए, कैसे निकाला जाए, उस गैस को कैसे तोलेंगे कि इतना पदार्थ हुआ। तो उन्होंने कहा कि इसको तोलने की, मेजर करने की आवश्यकता नहीं है। ये जो पदार्थ की मात्रा है ना, ये जो आपने विद्युत अपघट्य में विद्युत धारा दी है ना, क्या दी है,
आपने इसमें विद्युत धारा दी है ना, तो विद्युत धारा या विद्युत जो दिया है ना, उसके आवेश के, विद्युत धारा का जो आवेश है उस आवेश के पूरा समानुपाती तो होता है। समानुपाती का मतलब क्या है बेटा, कि एकत्रित पदार्थ की मात्रा हो गई m, आपने विद्युत धारा जो दी उसका आवेश है q, आवेश को लेते q से, ये एक दूसरे के समानुपाती होते, बोले तो ये इक्वल होता है। आवेश का पता लगा लो, आपको पदार्थ की मात्रा का पता चल जाएगा। दूसरी चीज आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, आवेश जो होता है वो आवेश होता है I इंटू टी। I इंटू टी आवेश किसे कहते हैं, धारा और समय दोनों का गुणनफल आवेश होता है। तो यहां पर m इक्वल समानुपाती हो गया आई टी। एक समानुपात चिन्ह को हटाने के लिए आपको पता बेटा स्थिरांक आता है, स्थिरांक के रूप में मैं लगा देता हूं डब्ल्यू आई टी। डब्ल्यू क्या है, स्थिरांक है। वैसे कौन सा स्थिरांक है, ये तुल्यांक स्थिरांक है। क्या कहते हैं, तुल्यांक स्थिरांक कहते हैं इसको। ओके, ये तुल्यांक नियतांक बोल सकते, स्थिरांक बोल सकते। आई धारा है, टी यहां पर समय है बेटा, और एम है इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा। याद रखना ये पदार्थ की मात्रा है। ओके, यहां पर अगर मैं कहूं कि 1 सेकंड में समय कितना लिया, 1 सेकंड में, और धारा कितने ले लूं, 1 एम्पियर ले लूं मैं, तो 1 सेकंड में 1 एम्पियर धारा में प्रभावित करवाता हूं उस विद्युत अपघटन सेल में। हम देते हैं ये भी एक, तो m इक्वल क्या हो जाएगा, W। बोले तो इलेक्ट्रोड पर पदार्थ की मात्रा, समझ रहे हैं इस कंसेप्ट को, क्वेश्चन आता है यहां से। 1 सेकंड में 1 एम्पियर धारा देने पर क्या एकत्रित पदार्थ की मात्रा कितनी होगी, तो रासायनिक तुल्यांक है ये, रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होगी। रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती, बोले तो इक्वल ही बोल दे सकते हैं, समानुपाती नहीं तो इक्वल बोल दो आप, बराबरी होती है। यहां कितनी मात्रा है, जितना रासायनिक तुल्यांक है उतनी ही मात्रा यहां इकट्ठी हुई है, ये भी कहा जा सकता है। ये था फेराडे का प्रथम नियम। इसी प्रकार से मैग्नेटिज फेराडे का कौन सा नियम बेटा, दूसरा नियम। तो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट फेराडे का दूसरा नियम। वही पदार्थ की मात्रा पर आधारित है और पदार्थ की मात्रा को ही मेजर करने के लिए काम में लिया जाता है। कैसे लिया जाता है, नंबर 2 फेराडे का दूसरा नियम, ये भी इसी पर आधारित है। मैंने कहा विद्युत अपघटन सेल में इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा कितनी है, उस पदार्थ की मात्रा को कहते हैं क्या, ये मात्रा जो है ना, ये तब ज्ञात की जा सकती है जब कंटिन्यू सेल, एक सेल दूसरा सेल ऐसे जोड़ रखियो, कंटिन्यू सेल के बाद में सेल ऐसे जोड़ रखियो, और सब में समान विद्युत धारा दी जाए, समान धारा दी जाए, समान आई मतलब होता है यहां पर धारा के लिए है, विद्युत धारा दी जाए, तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा, जैसे कि यहां पर आपको कुछ भी प्राप्त हो गया हाइड्रोजन, उस हाइड्रोजन का जो पदार्थ की मात्रा है ना, ये मात्रा, ये कहता है द्वितीयक नियम कि इसी के तुल्यांकी भार के समानुपाती होती है। किसके, तुल्यांकी भार के समानुपाती। 11th क्लास में पढ़ चुके हो आप, तुल्यांकी भार क्या होता है, तुल्यांकी भार के समानुपाती, जिसको हम यहां प्रदर्शित करते हैं ई से। किसे, ई से। सेकंड नियम कहता है कि अनेक सेलों में, अनेक सेल है, 1 का नहीं, 2 का नहीं, 4 का नहीं, 5 सेल हो, ठीक है, उनके लिए जो प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा है, वो उस एकत्रित पदार्थ की मात्रा यानी उस पदार्थ के ही तुल्यांकी भार के समानुपाती। चाहे वहां पदार्थ 1 हो तो उसी का तुल्यांकी भार, पदार्थ 2 हो तो बेटा उसी का तुल्यांकी भार, नंबर 2 ठीक है। तो यहां पर रुचि के बिल्कुल क्या होता है, समानुपाती होता है। ये समीकरण 1 कहूं, इसको समीकरण 2 कहूं, दोनों इक्वेशन से अगर निकाले तो m1 अपॉन m2, इनका रेशियो जो आएगा वो आएगा E1 अपॉन E2 से। बोलो आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। हम ये भी जानते हैं कि m बराबर, अभी पिछले नियम में पढ़ा था कि WIT, अब WIT धारा 1 है, समय भी 1 ही लगेगा, फिर तो बस केवल रासायनिक तुल्यांक अलग अलग आएगा। तो m1 के लिए W1 और m2 के लिए बेटा W2, IT तो IT रहेगा। अगर इस वैल्यू को यहां मैं पुटअप कर दूं तो IT से तो IT कैंसिल हो जाएगा, W1 अपॉन W2 आएगा, तो W1 अपॉन W2
इक्वल E1/E2 आएगा। बोले तो जिस प्रकार पदार्थ की मात्रा तुल्यांकी भार में संबंध है, उसी प्रकार इक्वल होगा W = E, या समानुपाती कह सकते हो कि रासायनिक तुल्यांक तुल्यांकी भार के ही समानुपाती होता है। ये दूसरा नियम साबित करता है। आपको यहां से एक न्यूमेरिकल पूछा जाता है, पदार्थ, दो पदार्थ है, उसमें से एक पदार्थ की अवक्षेपित मात्रा देगा और दोनों का तुल्यांकी भार देगा, आपको उस पदार्थ की मात्रा पूछेगा। बोले तो यहाँ पर चार एक क्या है, इकाइयां है, चार राशियां है, उन चार में से कोई आपको एक अननोन होगी, तीन नोन होगी, दी हुई होगी, उनमें से किसी एक राशि को पूछेगा। ठीक है, यहां से आपको न्यूमेरिकल पूछा जाता है। ये था फेराडे का दूसरा नियम। तो ये तो नियम। ठीक है, नियम के बाद में हमें पढ़ना है जो विद्युत अपघट्य पदार्थ पढ़ रहे हैं, इसकी चालकता कितनी होती है। तो हम पढ़ेंगे आगे विद्युत अपघट्य की चालकता। बोलो क्या पढ़ेंगे, विद्युत अपघट्य की चालकता कह सकते हैं, चालकत्व कह सकते हैं, क्योंकि उसका गुण है एक, किसका, विद्युत अपघट्य। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे विद्युत अपघट्य का चालकत्व, चालकत्व। ठीक, अब क्या चीज है विद्युत अपघट्य का चालकत्व। बड़ा पहली चीज तो समझ लो, चालकत्व एक गुण है। क्या गुण है, विद्युत अपघट्य में विद्युत धारा का प्रभाव। क्या कह रहा हूं मैं, चालकत्व एक गुण है, चालकत्व एक गुण है, और एक गुण है विद्युत धारा का प्रभाव। सब में हो सकता है चालकत्व है। हम बात कर रहे हैं विद्युत अपघट्य में, तो हम क्या कहेंगे, विद्युत अपघट्य में विद्युत धारा का प्रभाव का गुण क्या कहलाता है बेटा, चालकत्व कहलाता है। बात यहां शुरुआत हम कहां से करते हैं, इसकी ओम के नियम से। फर्स्ट हम पढ़ेंगे ओम का नियम। ओम का नियम, देखिए ओम वैज्ञानिक का नाम था, उसने नियम दिया विद्युत धारा के लिए। ठीक है, और उसने कहा कि किसी विद्युत अपघट्य में जो विद्युत धारा प्रवाह करवाते हो, ये विद्युत धारा का जो प्रवाह करवा रहे हो, मैंने कहा विद्युत धारा का प्रवाह, विद्युत का प्रवाह है, इसे ही तो चालकत्व कहते हैं। तो ओम क्या कहता है, ओम कहता है किसी विद्युत अपघट्य में प्रवाहित विद्युत धारा आई प्रतिरोध के व्यतिक्रमानुपाती होती है, ऐसा कहता है ओम। यानी आपको पता है चालकता तो एक बहने का गुण हुआ, ठीक है, विद्युत धारा का, और विद्युत धारा के प्रोपोर्शनल, विद्युत धारा कम है, चालकता प्रतिरोध ज्यादा होता है। और तो रुकावट जो है, देखिए ये तो प्रवाह है आई तो, और आर क्या है, रुकावट है, प्रतिरोध है ये, तो प्रतिरोध आई हमेशा क्या होता है, एक दूसरे के व्यतिक्रमानुपाती होता है, ऐसा ओम ने बताया। ओम ने कहा कि विद्युत अपघट्य पदार्थ जो है उसमें आप जितनी धारा दोगे उस धारा के व्यतिक्रमानुपाती होता है प्रतिरोध। धारा जितनी ज्यादा प्रतिरोध उतना ही कम, सीधी सी बात है, और प्रतिरोध जितना ज्यादा धारा उतनी ही कम, ऐसा कहा ओम ने। ओम का ये नियम है। या समानुपात चिन्ह को हटाने के लिए स्थिरांक लगा दिया गया V, V अपॉन आ गया R। V यहां पर क्या है बेटा, V विभवांतर है, यहां V याद करने के लिए इधर चला जाएगा R, तो I इंटू R हो जाएगा। बोले तो धारा और प्रतिरोध का गुणनफल विभवांतर कहलाता है। क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। ये विभवांतर है, ये बेटा प्रतिरोध है, और ये धारा है। धारा, अब इनका देखो सभी का मात्रक आपको पता होना चाहिए। धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है बेटा, एम्पियर होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है, ओम, ओम होता है, जिसको इस प्रकार डिनोट करते हैं, फिजिक्स वाली क्लास में हमने पढ़ा होगा, ओम। ठीक है, ओम, ओके। और विभवांतर जो होता है उसका वोल्ट होता है बेटा, क्या होता है, वोल्ट होता है। तो सबसे पहले आता है ओम का नियम। ओम के नियम के बाद में नंबर 2 हम पढ़ते हैं बेटा चालकत्व। चालकत्व की बात हम करें तो चालकत्व क्या चीज है, देखिए चालकत्व कंडक्टिविटी होती है इसकी। बोले तो इसको C से डिनोट करते हैं, C से डिनोट यहां पर इस प्रकार C है। और चालकत्व क्या है, विद्युत धारा का प्रवाह है, और विद्युत धारा का प्रवाह कहा जाता है कि चालकत्व क्या है, तो चालकत्व की परिभाषा है, ये कहा जाता है कि चालकत्व प्रतिरोध का व्यतिक्रमानुपाती है, प्रतिरोध का व्यतिक्रमानुपाती, प्रतिरोध का उल्टा ही चालकत्व है। अरे चालकत्व तो विद्युत धारा का प्रवाह, ये रोकने वाला, रुका इसका उल्टा, प्रतिरोध का व्यतिक्रम चालकत्व है, ऐसा कहा जाता है। आपको प्रत्येक की डेफिनेशंस पता होनी चाहिए और प्रत्येक की इकाई पता होनी चाहिए।
शुरुआत कहाँ से होती है? चालकत्व से होती है। चालकत्व का प्रतीक तो है वैसे सी। मैंने कहा प्रतिरोध का उल्टा, तो प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? प्रतिरोध की इकाई मैंने बताई ओम, और ओम अभी नीचे है, अगर ऊपर कोई भी जाता है तो उसकी घात माइनस में आ जाती है, तो यहां इसकी इकाई हो जाएगी ओम इनवर्स। ओम इनवर्स को ओम ऐसे भी लिख सकते हो आप, और ओम का जो उल्टा होता है ना, एक साइमन होता है बेटा, साइमन। देखिए अलग अलग नाम से प्रोनाउंसिएशन करते हैं इसको, ठीक है, साइमन ही होता है वैसे ये, एस एम, एस एम डिनोट करते हैं। ओम का उल्टा साइमन होता है, यानी ओम जहां आएगा वहां साइमन इनवर्स आएगा, साइमन जहां आएगा वहां ओम इनवर्स आएगा। बोले तो यहां एक चीज आई, क्या चीज आई? दोबारा समझिए इस चीज को, वन बाय वन समझेंगे प्रत्येक को। चालकत्व में सी की हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले क्या आया? चालकत्व आया। क्या कहता है चालकत्व? देखिए चालकत्व यहां पर कहता है, चालकत्व यहां पर कहता है कि चालकत्व क्या है? मैं सी हूं, और सी मेरा मान जो है वो प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उल्टा होता है, ठीक है। प्रतिरोध जो आएगा उसका उल्टा मान मेरा है, तो प्रतिरोध का मान बेटा क्या होता है? ओम होता है। ओम, तो इसका क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स हो जाएगा। तो यहां पर चालकत्व की इकाई, सभी की मैं इकाई एक तरफ लिख रहा हूं सबकी, ठीक है। चालकत्व, चालकत्व सी है, और सी की इकाई हो गई ओम, ऊपर आया तो इनवर्स। मैं आपको बता दूं, ओम इनवर्स को ही क्या कहते हैं? ओम इनवर्स को ही साइमन कहते हैं, याद रखना। ओम का उल्टा लिखा हो तो उसको साइमन कहेंगे, ठीक है। दोनों ही इसकी इकाई है, ओके। आगे बात करते हैं नंबर 2। चालकत्व के बाद में आता है विशिष्ट प्रतिरोध। देखिए ये चीज 10th क्लास में मैंने पढ़ी थी, फिर दोबारा देखिए विशिष्ट प्रतिरोध क्या चीज है। देखिए ये विद्युत गट्ठे के लिए ये बात है। तो क्या कहता है विद्युत गट्ठे? तो विद्युत गट्ठे में जो यहां पर हमें जो प्रभावित धारा है, क्या है? प्रभावित धारा है। ये धारा प्रतिरोध के लिए विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है बेटा रो। क्या होता है? रो। प्रतिरोध के लिए बात करें तो यह कहता है कि विद्युत गट्ठे का जो प्रतिरोध है, विद्युत गट्ठे का प्रतिरोध क्या लेते हैं प्रतिरोध के रूप में? अभी शुरुआत में मैंने बताया था आर हम लेते हैं। तो कहता है क्या है कि विद्युत गट्ठे के अंदर जो प्रतिरोध है, रुकावट है, वो रुकावट कितनी होती है? वो कहता है कि लंबाई की तो पूरी पूरी समानुपाती होती है। कौन कहता है? ये नियम कहता है, ठीक है। साइंटिस्ट ने इसको डिसाइड किया और डिसाइड करके बताया कि जो विद्युत गट्ठे में प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होता जाएगा जितनी उसकी लंबाई बढ़ती जाएगी, परंतु क्षेत्रफल के व्यतक्रमानुपाती। और प्रतिरोध जो है वो क्षेत्रफल पर उल्टा निर्भर करता है। ऐसे 2 सेंटेंस या 2 कॉन्सेप्ट उन्होंने बताए कि जो विद्युत गट्ठे है उसमें कितना ही करंट फ्लो करवा दो, उसमें प्रतिरोध तो लंबाई के समानुपाती होगा, और प्रतिरोध जो है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। विद्युत गट्ठे को पदार्थ है, उसकी कोई मोटाई होती है, विशेष क्षेत्रफल होता है, वो क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों को यदि मिलाऊं मैं तो आर क्या होता है? समानुपाती L/A होगा। जब इन समानुपाती को हटाया गया तो वहां एक स्थिरांक आया था नया, इस प्रकार का। ये P नहीं है, ये रो है बेटा। क्या है? रो। रो रोने के लिए नहीं कह रहा मैं, ये रो है, ओके। इस प्रकार जो P की तरह लिखा गया है ये रो है, और रो ही यहां पर डिनोट करता है विशिष्ट प्रतिरोध को। प्रतिरोधकता भी कहते हैं इसको, ओके। अगर इस रो की वैल्यू निकालना चाहूंगा मैं तो ए नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, एल ऊपर है तो नीचे चला जाएगा, आर के पास ए, एल नीचे, तो क्या हो जाएगा? रो इक्वल टू हो जाएगा आर ए अपॉन एल। ये समीकरण या सूत्र आपको क्या देता है? रो बोले तो विशिष्ट प्रतिरोध देता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध आर ए का गुणनफल अपॉन एल का अनुपात विशिष्ट प्रतिरोध है, ओके। दूसरा यहां से प्रश्न आता है बेटा इसकी इकाई से, ठीक है। ये तो जनरेट आपको फॉर्मूला करना ही करना है। यहां से न्यूमेरिकल आपको पूछा जाए तो आपको बताया, प्रतिरोध पूछा जाए आपको तो ये प्रतिरोध पूछा गया। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता भी कहते हैं इसको बेटा, प्रतिरोधकता भी कहते हैं इसको। तो ये पूछा जाएगा रो। ये क्षेत्रफल और ये उसकी लंबाई है विद्युत गट्ठे की। मैंने कहा इसकी आपको इकाई पूछी गई तो बेटे इकाई में बहुत सारी बताने जा रहा हूं आपको। मैंने पीछे बताई कुछ की, आपको उनकी याद रखनी। इसके अलावा चालकत्व की इकाई हमने अभी जनरेट कर ली, क्योंकि प्रतिरोध की पता थी ओम, तो उसका उल्टा कर लिया।
और प्रतिरोध का ओम का उल्टा होता है साइमन। अब आगे इसी से इकाइयां जनरेट होने वाली हैं। देखिए आर का जो मात्रक मैं बता चुका हूं, बोले तो इकाई बता चुका हूं, आर की इकाई बोले ओम। ठीक है, क्षेत्रफल है तो सेमी स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? ठीक है, बटे नीचे लंबाई की इकाई होती है सेमी। नीचे और ऊपर सेम हो तो एक एक कट जाता है, बचा क्या बेटा? ओम सेमी। तो सीधी सी बात है, विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई आ गई। क्या आई? विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई आ गई ओम सेमी। देखिए सुनिएगा इसको, नंबर 2 में लिख रहा हूं विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध जो है इसकी इकाई आ गई ओम सेमी। अब आपको ऐसा पूछा जाए कि साइमन में क्या होती है, तो साइमन में उल्टा। उल्टा कैसे? देखिए ओम का ही तो उल्टा करना है, ओम इनवर्स हो तो साइमन और ओम हो तो साइमन इनवर्स। तो देखिए इसकी इकाई होगी साइमन इनवर्स और सेमी का सेमी। सेमी को आप मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। ये तो केवल एमकेएस और सीजीएस का केवल डिनोट है, परंतु साइमन तो साइमन ही रहेगा। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट, विशिष्ट चालकत्व की बात हम कर लेते हैं। ठीक है, तो विशिष्ट चालकता क्या होती है? विशिष्ट चालकता, देखिए अब जब विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ा है तो विशिष्ट चालकता पढ़ लेते हैं या चालकत्व पढ़ लेते हैं। देखिए हमने पहले पढ़ा चालकत्व है प्रतिरोध का उल्टा, अब विशिष्ट चालकत्व है या चालकता तो विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा। जस्ट वैसे वैसे के वैसे ही होगा। हम क्या कहेंगे, इसका प्रतीक क्या होता है? पहली चीज तो प्रतीक होता है बेटा इस प्रकार के कि फॉर्म में होता है, के जैसा ही दिखता है, परंतु के नहीं, उसे कापा कहते हैं। कापा, के नहीं लगना चाहिए, लगना के तरह ही चाहिए पर के नहीं होता है। ठीक है, विशेष प्रकार से बनाते हैं, कापा होता है। विशिष्ट चालकता विशिष्ट प्रतिरोध का ही उल्टा होता है, क्योंकि मैंने कहा चालकता प्रतिरोध के एक दूसरे के अपोजिट चलते रहते हैं। तो यहां पर मैं कहूंगा विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा, तो के किससे उल्टा होगा? के उल्टा होगा विशिष्ट प्रतिरोध से। तो सीधी सी बात उल्टा संबंध लिखूंगा, के का उल्टा संबंध विशिष्ट प्रतिरोध से। ठीक है, अब देखिए यहां पर सीधी सी बात है, यहां पर आप रो की वैल्यू रख सकते हो, पुटअप कर सकते हो, आप खुद कर सकते हो, क्योंकि रो की वैल्यू मैंने बताई अभी भी, रो इक्वल टू होता है आर ए अपॉन एल। ठीक है, तो इस वैल्यू को यहां पुटअप कर सकते हो, के इक्वल टू नीचे हो जाएगा बेटा आर ए और एल ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया उल्टा। ठीक है, दूसरी चीज यहां पर आपको एक चीज और समझनी है कि जब विशिष्ट चालकता विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा है तो इकाई आपको पूछ ली, इकाई आपको पूछ ले विशिष्ट चालकता की, किसकी? विशिष्ट चालकता की आपको इकाई पूछ ली जाए तो क्या बताओगे? विशिष्ट चालकता की इकाई उल्टी, तो ओम सीधा है तो इनवर्स और साइमन का भी इनवर्स, और जहां पर ये है सॉरी सेमी, और ये साइमन का इनवर्स और साइमन सीधा और सेमी का इनवर्स, ये दो इकाइयां आपको दोनों रूप में याद रखनी है। इकाइयां कहीं से याद नहीं कर रहे हैं, उन्हीं से आ रही है सब किसी। ठीक है, एक चीज और आपको यहां से बता दूं, क्योंकि यहां से एक न्यूमेरिकल पूछा जाता है। एन अपॉन ए जो है ना, ये है लंबाई और क्षेत्रफल का अनुपात होता है बेटा सेल स्थिरांक। सेल स्थिरांक, देखिए सेल स्थिरांक को अलग अलग चिन्हों से डिनोट किया जाता है। आपकी आरबीसी बुक में एक्स से डिनोट किया गया है, एक्स से, सेल स्थिरांक एक्स से डिनोट किया गया है। तो यहां पर मैं वैल्यू रख सकता हूं क्या? के अपॉन एल एक्स की वैल्यू सेल स्थिरांक, और नीचे है आर, और आर को लिख सकता हूं प्रतिरोध। एक सूत्र बन गया, ये क्या सूत्र बन गया? विशिष्ट चालकता इक्वल, कैसे याद करोगे विशिष्ट चालकता को? विशिष्ट चालकता या चालकत्व कह लिख सकते हैं इसको, विशिष्ट चालकता याद करने के लिए सेल स्थिरांक और प्रतिरोध का क्या निकाल लो, रेशियो निकाल लो। और आपको एक पता है प्रतिरोध क्या है? 1 अपॉन प्रतिरोध जब लिखा जाता है तो 1 अपॉन प्रतिरोध से कुछ याद आ रहा है? वो चालकत्व है, तो चालकत्व C है। तो यहां पर K इक्वल में ये भी लिख सकता हूं C इंटू एक्स। ये आपको फॉर्मूले जो मैं जनरेट करके बता रहा हूं ये आपको याद रखने हैं कि चालकत्व और सेल स्थिरांक को गुणा कर दे तो भी विशिष्ट चालकता ज्ञात की जा सकती है। और दूसरी चीज इकाई को रटना नहीं है, केवल आपको फॉर्मूले याद रहेंगे तो आप किसी की भी इकाई या संबंध आपको याद रहेगा तो आप किसी की भी इकाई याद कर सकते हो। तो ये हुई विशिष्ट चालकता।
विशिष्ट चालकता के बाद में विशेष प्रकार की दो चालकताएं हैं जहां से आपको क्वेश्चन पूछा ही जाता है। श्योर है, वहां से पूछा जाएगा आपको। दो प्रकार की चालकताएं एक दूसरे से संबंधित भी है, जिनका नाम है मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता। देखिए पहले पढ़ेंगे तुल्यांकी चालकता। तुल्यांकी चालकता डिनोट कैसे करते हैं? डिनोट सभी को मैं बता रहा हूं किससे डिनोट करते हैं। इसको सी से किया, विशिष्ट प्रतिरोध को रो से किया, इसको सी से किया, विशिष्ट चालकता को कापा से किया। अब हमारे पास आ गया है तुल्यांकी चालकता लेमडा। इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट का मतलब होता है बेटा तुल्यांक, और लेमडा यहां चालकता के लिए दिया गया है। ठीक है, अब ये चालकता कैसे ज्ञात करेंगे? चालकता याद करने के बहुत सारे तरीके हमने पढ़ लिए। चालकता याद करने का सेम सा मेथड है। विद्युत गठ्ठी हमने लिया है और विद्युत गठ्ठी में चालकता हम निकाल रहे हैं, प्रतिरोध निकाल के उल्टा निकाल रहे हैं। बहुत सारे तरीके हमने लगा लिए यहाँ पर चालकता निकालने के। तो यहां अगर आपने विद्युत गठ्ठी लिया है तो लिया है, वो तो पहले भी लिया था। अगर उसके अंदर विद्युत गठ्ठी की मात्रा 1 ग्राम तुल्यांक ले लेते हो, समझना इस चीज को। 1 ग्राम तुल्यांक, कितनी मात्रा ली गई? विद्युत गठ्ठी की मात्रा 1 ग्राम तुल्यांक ले लेते हो, तुल्यांक ले लेते हो, इतनी मात्रा उस विद्युत गठ्ठी के अंदर प्रेजेंट है और उस समय आप चालकता ज्ञात करते हो, तो कौन सी चालकता आएगी? तुल्यांकी चालकता। क्या सूत्र होता है? देखिए तुल्यांकी चालकता का डायरेक्टली आपको सूत्र याद रखना है। लेमडा इक्विवेलेंट इक्वल कापा गुणा 1000 बटे तुल्यांकी के लिए जो सांद्रता बताने की जो इकाई है वो होती है नॉर्मलता। क्या होती है? नॉर्मलता। नॉर्मलता कहते हैं इसको, नॉर्मलता। ठीक है, तो ये नॉर्मलता लिख सकते हैं आप एन के फॉर्म में। तो ये सूत्र तो होता है किसके लिए? तुल्यांकी चालकता के लिए। डायरेक्टली सूत्र याद रखना है आपको इसको। और दूसरा होता है बेटा मोलर चालकता। ये इसी प्रकार आप याद कर सकते हो, जैसे आपने तुल्यांकी चालकता याद की वैसे आप मोलर चालकता याद कर सकते हो। मोलर चालकता का सिंबल होता है बेटा लेमडा, एम भी कह सकते हो आप। ठीक है, लेमडा एम। ओके, तो ये हो गया मोलर चालकता। अब ये जो मोलर चालकता है तो मोल के लिए है। मोल के लिए तो वही विद्युत गठ्ठी की मात्रा आपके पास 1 मोल होना चाहिए। 1 मोल होना चाहिए 1 लीटर में। तो 1 मोल 1 लीटर में, तो ये आ गई मोलरता से संबंध हो गया सीधा सीधा। और मोलरता क्या आ गया? ये मोलरता, और मोलरता का सिंबल होता है एम, बड़ा एम है ना, छोटा वाला नहीं, बड़ा वाला एम होता है इस प्रकार से। तो बताइए मोलर चालकता क्या होगी? तो किसी विद्युत गठ्ठी में 1 मोल पदार्थ या विद्युत गठ्ठी प्रेजेंट है और उसमें आप चालकता ज्ञात करोगे तो इसे मोलर चालकता कहेंगे। तो लेमडा एम इक्वल टू हो जाएगा, कोई कापा 1000 और नीचे बेटा एम, एम बोले तो मोलरता। ये इसके हो गए सूत्र। ठीक है, फिर आपको पूछा जाता है कि इनकी इकाइयां क्या क्या है। ठीक है, तो इकाइयां यहीं से निकल के आ जाएगी। देखिए एक चीज समझिएगा, नॉर्मलता की इकाई क्या होती है और मोलरता की इकाई क्या होती है। देखिए मोलरता की इकाई तो होती है मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। ठीक है, और मोल पर लीटर जो होता है उस लीटर को हम सेमी में लिखना चाहे तो मोल पर सेमी, मोल पर प्रति और सेमी, सेमी लगाते तो सेमी का बेटा क्यूब आता है। याद रखना क्या आता है? क्यूब आता है। ओके, यहां पर क्यूब लगा दिया। आप इस चीज को समझिएगा, इसको हम इस चिन्ह को हटा के ऊपर लाते तो माइनस में हो जाता है। तो यहां पर इसका एक डायरेक्टली फॉर्मूला आ गया, मोल सेमी माइनस 3। इसी प्रकार इसका क्या होगा? नॉर्मलता का, नॉर्मलता का होता है ग्राम तुल्यांक, ग्राम तुल्यांक वही पर लीटर। तो तुल्यांक पर लीटर के लिए वही सेमी की घात कितनी लगाएंगे? सेमी की घात -3। एजिटिस एक की फॉर्मूला होता है बस, यहां तुल्यांक तो यहां मोल। ओके ओके, यहां तुल्यांक के लिए EQ सेमी की घात 3 लिख सकते हैं। ये एन के लिए है, ये एम के लिए फॉर्मूला है। दूसरा हम के लिए तो जानते ही है, तो के लिए फॉर्मूला क्या होता है? के लिए ये रहा, ओम इनवर्स सेमी इनवर्स। तो देखिएगा इसको हम यहां पुटअप करते हैं तो क्या होगा ऊपर। तो देखिए ऊपर हमने किया, समझना इस चीज को यहीं पे। ओके, के की वैल्यू ओम इनवर्स, ओके, और यहां सेमी इनवर्स। ओके, ध्यान रखिएगा इधर ही।
और इसका हो गया इक्विवेलेंट EQ और सेमी की घात 3। समझना इस चीज को। अब इक्विवेलेंट नीचे है, ऊपर जाते माइनस में हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहां में इकाई को लिखना है अलग से निकाल के, तुल्यांकी चालकता की इकाई लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, ओम इनवर्स ऐसा का ऐसा, ओम इनवर्स ऐसा का ऐसा। ठीक है, इक्विवेलेंट ऊपर गया तो इक्विवेलेंट ऊपर जाते माइनस का हो गया। अब सेमी देखो, नीचे माइनस की घात 3 है, ऊपर जाते प्लस की घात 3, माइनस वाले से इकट्ठा देंगे, प्लस की 2 बचेगी बेटा, तो सेमी स्क्वायर आएगा। ये आ गई कि नहीं आ गई? बस फर्क इसमें इतना सा आएगा। अब इसकी भी निकाल के बता देता हूं मैं, मोलर चालकता की इकाई क्या होगी। तो मोलर चालकता के लिए ऊपर के की वैल्यू क्या रखी थी, ओम इनवर्स सेमी इनवर्स, नीचे मोल और सेमी की घात -3, ओम इनवर्स ऐसा का ऐसा, ओम इनवर्स ऐसा का ऐसा, और यहां मोल है, नीचे था तो ऊपर आते मोल नीचे है, ऊपर आते माइनस का, सेमी की घात -3 है बेटा, ऊपर जाती प्लस की 3, प्लस की 3 में से माइनस का 1 गया तो प्लस का 2 बचता है, तो सेमी स्क्वायर, सेम इट इज ओम इनवर्स सेमी स्क्वायर। इक्विवेलेंट तुल्यांक के लिए मोल आता है बेटा, किसके लिए, मोलरता के लिए आता है। तो ये हो गई सबकी इकाई विशेष है, रटने तो किसी की है ही नहीं, निकालना आना चाहिए, ना तो याद रहेगी आपको रटने से, केवल इसको जनरेट करना है आपको। ठीक है, बेसिक से समझना इस चीज को। ओके, ये तो हुई तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता। एक नेक्स्ट और लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, इन दोनों के बीच संबंध भी पूछा जाता है। इनके बीच संबंध पूछा जाता है, तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता के बीच संबंध पूछा जाता है। ठीक, क्या संबंध पूछा जाता है, क्या संबंध होता है, देखिएगा। ये सब की इकाइयां है। ओके, इनको रख कर देता हूं मैं। हमने दोनों चालकताएं पढ़ ली, क्या क्या चालकताएं पढ़ी, एक बार थोड़ा सा दोबारा लिख देता हूं मैं। हमने पढ़ी तुल्यांकी चालकता इक्वल हो गया कापा इंटू 1000 बटे नीचे n, और एक पढ़ी है मोलर चालकता कापा इंटू 1000 बटे नीचे m, यही पढ़ा है। ओके, दोनों के बीच संबंध, किसके बीच में, तुल्यांकी चालकता व मोलर चालकता के बीच संबंध। ओके, दोनों के बीच रिलेशन है। क्या रिलेशन बताता है, एक रिलेशन दिया गया था 11th क्लास में, था एक रिलेशन कि जो नॉर्मलता होती है वो मोलरता की इक्वल होती है यदि उसको n फैक्टर से क्या कर दिया जाए, मल्टीप्लाई कर दिया जाए, n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, किसको, मोलरता को। n फैक्टर यहां वैलेंसी है इसके लिए। ओके, नॉर्मलता का सिंबल हो गया n फैक्टर का एज इट इज n फैक्टर ही रहेगा, और मोलरता के लिए हो गया n। इन चीजों को समझो आप। क्या नॉर्मलता मोलरता की वैल्यू आप उन सूत्रों से निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखिए इस चीज को, n की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो n की वैल्यू निकालने के लिए n को इधर ले आऊंगा, इक्विवेलेंट नीचे चला जाएगा, तो कापा 1000 बटे नीचे लेमडा इक्विवेलेंट होगा कि नहीं होगा। इसी प्रकार इसके लिए m निकाल लेंगे, तो m क्या होगा, m होगा, ये नीचे चला जाएगा, कापा इंटू 1000 बटे नीचे लेमडा m। ओके, दोनों वैल्यूज को पुटअप कर दीजिए। वैल्यूज को पुटअप करते हैं तो क्या आएगा, उसके लिए तो आएगा ऊपर k 1000 बटे लेमडा इक्विवेलेंट और n फैक्टर, और m की वैल्यू k इंटू 1000 बटे लेमडा m इक्वल के दोनों तरफ देखिए, k कापा और 1000 और कापा और 1000 इक्वल है, कैंसिल हो गए, बच गए क्या, 1 अपॉन लेमडा इक्विवेलेंट इक्वल n फैक्टर और गुणा 1 अपॉन लेमडा m। अपॉन में जो है उनको ऊपर ले जाइए, अपोजिट हो जाएंगे सारे उल्टे, तो ये रहेगा लेमडा इक्विवेलेंट इक्वल 1 अपॉन n फैक्टर, तो n फैक्टर नीचे और लेमडा m ऊपर। तो देखिए ये तुल्यांकी चालकता, ये मोलर चालकता, और ये हो गया n फैक्टर। इन दोनों के बीच रिलेशन हो गया कि तुल्यांकी चालकता ज्ञात की जा सकती है n फैक्टर से डिवाइड करके। मोलर चालकता को n फैक्टर से डिवाइड किया जाए तो ये निकल के आएगा, और आप इसको निकालना नहीं चाहते, इसको निकालना चाहते हो तो ये ऊपर आ जाएगा, गुणा कर देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से प्राप्त हो जाएगा। तो ये दोनों के बीच रिलेशन है, यही रिलेशन आपको जनरेट करना है, यही पूछा जाता है तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता के बीच संबंध।
ये तो हुई चालकता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कार्ल-राउस का नियम। इन चीज़ों को बारीकी से समझना है। इस वीडियो को आपको 2 बार 3 बार 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 रिपीट करके देखना है और लिख लिख के याद करना है। कोई भी चीज़ रटनी नहीं है, सारी चीज़ें जनरेट होती है, किसी चीज़ को याद नहीं करना है, केवल समझना है इन चीज़ों को। कार्ल-राउस का नियम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।